नमस्कार। मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ़को और नाबार्ड ने एक साथ मिलकर ये अभिनव आयोजन आरंभ किया है, मिलेट स्कूल ऑन एयर। इस पूरे कार्यक्रम में हम लगातार आपको मिलेट्स के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के तौर पर वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। भारत में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़े, मिलेट्स का वितरण बढ़े और इसका प्रसंस्करण बढ़े। इसी क्रम में आज हम जो बातचीत लेकर आए हैं उसका विषय है कांगनी, एक बहुमूल्य पौष्टिक श्री अन्न। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर RC आसवानी। आप वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी विभाग में और निदेशक हैं। आप वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी विभाग में और निदेशालय विस्तार सेवाओं से जुड़े हुए हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आसवानी आपका। नमस्कार। कांगनी चूँकि बहुत कम सुना जाने वाला श्री अन्न है, लघु धान्य है, तो सबसे पहले तो हम कांगनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या, चूँकि और ये कम क्यों सुना जा रहा है। जी देखिए, कांगनी जो हमारे देश के अंदर जो श्री अन्न की जो 16 से 17 फसलें होती है, उनमें कांगनी एक फसल है जो पोएसी फैमिली के कुल की एक फसल है। और इसका जो प्रादुर्भाव है वो प्रादुर्भाव मध्य एशिया में चीन के अंदर आज से 6000 वर्ष पूर्व इसकी खेती की जाती थी। तब से लेकर आज तक इसकी खेती की जा रही है। और वहीं से चीन से ये हमारे देश में नागालैंड में आया और नागालैंड से मिजोरम, मणिपुर होते हुए फिर ये हमारे मध्य भारत में मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आज दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनमें इनकी खेती बहुत सफलतापूर्वक की जा रही, क्योंकि वहाँ की दक्षिण भारत की जो जलवायु है इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अच्छा, तो ये जो कांगनी है ये बहुत कम क्यों सुना जाता है? जो श्रीधान्य हैं ये अक्सर देखने में आ जाते हैं, लेकिन कांगनी जो है वो सुनने में और देखने में कम आती है। जी देखिए, क्या हुआ कि कालांतर के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, और पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास गेहूं की तक की कमी थी हैं, और हमको अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ा। और धीरे धीरे फिर क्या हमने हरित क्रांति की तरफ ध्यान दिया, तो हम गेहूं और चावल की तरफ ही ज़्यादा झुकते चले गए, उन्हीं की खेती को ज़्यादा बढ़ावा देते गए। तो जो हमारी परंपरागत जो फसलें थी, जो पौष्टिक थी, जो इस तरह की सुपाच्य थी, जिनका हमारे पूर्वज जिनका हमारे दैनिक जीवन में आहार में एक बार जरूर उनका वो पोषण सेवन करते थे, उनका प्रचलन धीरे धीरे कम होता गया और हमारी थाली से ये विलुप्त होते गए। और ये ज़्यादा, और आज की परिदृश्य में देखते हुए ये सिर्फ आदिवासी इलाकों में और ऐसे ही जहाँ पे ऐसे राज्य जहाँ पे आदिवासी है, यहाँ उन्हीं क्षेत्रों तक ही ये सिमट के रह गए, इसलिए इनका प्रचलन कम हो गया और शहरी लोग इनसे अनभिज्ञ होते चले गए। कांगनी को और किन किन नामों से जाना जाता है? जी, कंगनी को अगर हम अंग्रेजी में देखें, इंग्लिश में तो उसको फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, क्योंकि फॉक्स यानी लोमड़ी और टेल यानी उसकी पूंछ। जो इसका जो जब इसकी स्पाइक जो इसकी जो बाली आती है, वो आप अगर देखेंगे जब पकने की अवस्था पे होती है तो बिल्कुल वो लोमड़ी की पूंछ की तरह उसका रंग होता है और वो उस तरह से मुड़ जाती है, इसलिए इसको फॉक्सटेल मिलेट नाम दिया गया। इसके अलावा इसे हंगेरियन बाजरा, जर्मन बाजरा और चीना भी इसको वो कहा जाता है बाजरा। अच्छा जी, तो ये मिलेट्स क्या, ये कंगनी मिलेट का एक अलग तरीका बताया आपने कि फॉक्सटेल मिलेट इसे कहा जाता है। मानव आहार में इसे किस तरह से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मिलेट की प्रोसेसिंग का अलग तरीका है। सामान्य तरीके से हम इसे अपने भोजन में ग्रहण नहीं कर सकते, तो यदि कंगनी बाज़ार से उपलब्ध होती है तो उसे भोजन में, थाली में कैसे शामिल किया जाए? जी देखिए, आज का जो हमारा आज का वर्तमान जो शहरी परिदृश्य है, हम ज़्यादातर हमारे गेहूं और चावल का ही हमारे आहार में ज़्यादातर हम उसको महत्व देते हैं। तो इसको पकाने के उसमें क्या कुछ, एक तो ये ग्लूटीन फ्री है, दूसरा क्या जो जितने भी श्री अन्न है उनके साथ थोड़ा ये समस्या है कि इनका जो छिलका है वो आसानी से नहीं उतरता है। तो उसको, और इनमें क्योंकि ग्लूटीन फ्री होने से इनके अंदर लसलसापन, इलास्टिसिटी, जो लचीलापन जो उसमें आटे में आना चाहिए और चपाती में आना चाहिए,
वो नहीं आ पाता, इसलिए लोग इनको खाने से थोड़ा मतलब परहेज करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें गेहूं के साथ मिलाकर या चावल के साथ मिलाकर, और इसको छोटा चावल भी कहा जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, तो क्योंकि इसमें चावल से 2 गुना ज़्यादा अधिक प्रोटीन है, तो हम इनको उसमें भी मिलाकर इनकी ब्रेड बनाकर इस तरह से, और अन्य जो खाद्य जो हमारी फसलें हैं उनके साथ भी हम इनको सम्मिलित करके एक उचित अनुपात में और इनका हम हमारे भोजन में समावेश कर सकते हैं। और जैसे आपने जैसे पूछा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, इनको क्या है कि जैसे हम गेहूं को तो तुरंत अपना आटा लगा लेते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसी नहीं है। क्यों कि इनको 9 से 10 घंटे पहले हमारे पकाने से पहले इनको भिगोना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ताकि इनका छिलका ये मतलब थोड़ा मुलायम हो जाए, और उसके बाद इन्हें जो भाप युक्त अन्न पक जो उपकरण होते हैं, या हमारे जो घर के अंदर इस तरह के जो वो है यूटेंसिल्स या जो कहते हैं बर्तन, उन्हीं में ही इनको हमको पकाना पड़ेगा। क्योंकि हम इनको दूसरे तरह के कुकर में इस तरह के में पकाएंगे तो जो इनकी जो सुपाच्यता है, जो इनकी स्वादिष्टता है, क्योंकि ये एक ऐसी श्री अन्न फसल है जो सुगंधित भी है। जैसे चावल में, जैसे बासमती चावल में हमें खुशबू आती है, इसी तरह से इसमें भी खुशबू आती है, इसलिए ही इसे छोटा चावल भी कहा जाता है। अच्छा जी। और ये 10 घंटे भिगोने के बाद भाप में यदि पकाए जाएं तो सबसे ज़्यादा पौष्टिक हमारे लिए साबित हो सकते हैं। पौष्टिक गुण कांगनी के क्या क्या हैं? पौष्टिक गुण ऐसे श्री अन्न फसलें जो आज हम यदि देखें, हमारा जो शहरी जो जिस तरह का वातावरण हो गया है, आज हर शहर के अंदर हर युवा या हर मतलब जो वो है व्यक्ति, वो एक तो तनाव से ग्रस्त है, वो मोटापे से ग्रस्त है, और हर तीसरा भारतीय मधुमेह से टाइप 2 से पीड़ित है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो ये इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक और क्लोरीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसका एक नाम जो संस्कृत में यदि हम फॉक्सटेल का कांगनी का नाम देखें तो प्रियांगु है और अस्थि बंधन है। जो लोग इस तरह के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से या र्यूमेटॉइड्स की समस्या से ग्रसित हैं, एक उम्र के बाद जैसे व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है तो और हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, तो उनको ये डॉक्टर के द्वारा विशेष तौर पर सलाह दी जाती है कि आप कांगनी का समावेश अपने भोजन में कीजिए। दूसरा, जैसे मोटापा बढ़ रहा है, तो मोटापा बढ़ रहा है तो ये एक आम समस्या हम आज शहरी क्षेत्रों में देख रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ये रेशे युक्त श्री अन्न है, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में रेशे हैं। तो रेशे युक्त जब हम आहार का सेवन करते हैं, आहार करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पानी को बहुत अधिक सोखते हैं और धीरे धीरे हमारे जो शरीर के जो रक्त में जो शर्करा है उसके लेवल को ये रिलीज करते हैं, धीरे धीरे उसको नियंत्रित करते हैं। और उससे क्या होता है, काफ़ी समय तक हमें भूख नहीं लगती है, तो हमारे जो वजन नहीं बढ़ता है, बार बार जल्दी जल्दी खाने से वजन नहीं बढ़ता है, और दूसरा ये हमारे मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, लेसिथिन, थ्रियोनिन और इस तरह के, तो वो जो एमिनो एसिड्स हैं वो हमारे जो स्नायु तंत्र है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको भी ये काफ़ी हद तक नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह काफ़ी, जैसे बच्चे हैं छोटी अवस्था में जो बेड वेटिंग जो होता है, बिस्तर पे गीला कर देते हैं, तो उनमें ऐसी बीमारियों में, ऐसे सिंड्रोम्स में, ऐसे विकारों में, शारीरिक विकारों में डॉक्टर इनके आहार की हमें रिकमेंडेशन से अनुशंसा करता, सलाह देता है। क्या बात है। कितनी सारी जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इन मिलेट्स के साथ जुड़ी हैं, विशेष तौर पर कांगनी से। तो हम कांगनी की बात कर रहे हैं, तो कांगनी जो है वो मोटापे को भी नियंत्रित करती है, देर तक भूख नहीं लगती है, फ्री रेडिकल्स से मुक्ति दिलाने में भी ये मददगार है। आपने बताया कि चूँकि इसमें रेशे बहुत होते हैं तो वाटर रिटेंशन की समस्या से भी निजात दिलाती है, हमारे मोटापे को, मधुमेह को नियंत्रित करती है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मिलेट्स हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी खान है। तो यदि हम रोज़ाना के भोजन में इन्हें शामिल करें तो क्या ही बात है। हम बात कर रहे हैं कांगनी के बारे में, तो किसान किस तरह से कांगनी के उगाने के क्षेत्र में आ सकते हैं, कैसी इसके लिए जलवायु चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कांगनी के लिए कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी, कैसा खेत चाहिए? जी, कांगनी एक गर्म मौसम की फसल है, इसलिए इसको खरीफ के अंदर ही इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए उच्च तापक्रम और अच्छी आर्द्रता चाहिए, जहां 80 से 85% आर्द्रता हो,
और 25-27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहता हो, वो ऐसा जलवायु इसके उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। जहाँ तक हम अगर भूमि की बात करें तो भूमि के अंदर उचित जल निकास वाली और अच्छे जीवांश कार्बन मात्रा वाली दोमट और बलुई दोमट भूमि इसके लिए बहुत अच्छी उपयुक्त मानी गई है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि इसकी वैसे तो इसकी क्योंकि जितने भी श्री अन्न हैं वो मतलब हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो नेग्लेक्टेड हैं, जो मतलब जिनमें खेती नहीं कर पाते, उनमें भी इनकी खेती आसानी से किसान कर सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि इनकी खेती में जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकास का उचित प्रबंधन होना चाहिए, ज़्यादा समय तक वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और जिस भूमि का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक होता है वहाँ पे हम इनकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसके लिए आर्द्रता वाली जगह चाहिए और तापमान भी 25 से 35 के बीच में चाहिए। तो क्या तटीय क्षेत्र, विशेष तौर पर दक्षिण भारत जहां बता रहे हैं कि ये फसलें होती हैं, वो मौसम जो है मुफीद है कांगनी के लिए? जी बिल्कुल। जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र का भी काफ़ी कुछ एरिया जो समुद्र से लगता है, इसके सफल उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छे राज्य है जहाँ पे इनका बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है और सफलतापूर्वक इनकी खेती की जा रही है। इसके अलावा यदि हम देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मध्य भारत में भी इनकी खेती जो हमारा जो ये खरीफ का सीजन है, वर्षा ऋतु है, इसके अंदर इस समय गर्म जलवायु रहता है तो इसकी खेती की जा सकती है। कांगनी कितने दिन में फसल पककर इसकी तैयार होती है? जी, कांगनी की जो फसल है वो अलग अलग किस्में जो है वो तो अलग अलग उनकी पकने की अवधि है, फसल अवधि है। लेकिन अमूमन 75 से 90 दिन में इनकी ये फसल पककर तैयार हो जाती है, जबकि कुछ किस्में हैं वो 80 से 100 दिन तक भी ले लेती है पकने तक। तो किस्में भी बताइए कौन कौन सी हैं इसकी? जी, इसकी कुछ किस्में हैं जैसे SR 11 है जो राजस्थान से महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से निकली है, SR 11 गौरी और SR 16 मीरा। और इसके अलावा पंत यूनिवर्सिटी से, पंत विश्वविद्यालय से पंत सेटेरिया PS 4 निकली है, SIA 3085 है, SIA 3088 है जिसको सूर्या डंडी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ मतलब रोगों से भी प्रतिरोधी किस्में RAU 2, इस तरह काफ़ी किस्में इसकी आज के समय में उपलब्ध हैं। चूँकि कंगनी का बीज छोटा होता है तो कुछ विशेष बातें ध्यान रखने की होती हैं इसकी बुआई के समय? जी, इसकी दो तरह से इसकी बुआई की जाती है। एक तो इसको छिड़कवा विधि से किया जाता है, तो छिड़कवा विधि से जब इसकी बुआई करते हैं तो उसके अंदर बीज ज़्यादा लगता है, और जब हम लाइन में कतारों के अंदर हम खेत में जब इसकी बुआई करते हैं तो उसमें बीज कम लगता है। अमूमन यदि देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में 8 से 10 किलो बीज दर लगती है। और इनकी जब हम बात करें इनकी कितने दूरी की, तो एक पौधे से 22 से 25 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन कतार की दूरी रखी जाती है और 10 से 12 सेंटीमीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की एक कतार के अंदर दूरी रखी जाती है। छिड़कवा विधि से चूँकि बीज ज़्यादा लगता है तो मेरे ख्याल से जो कतार विधि है वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। जी, आजकल ज़्यादातर कतार विधि से हो रहा है और सीड ड्रिल से, हैप्पी सीडर से इसकी बुआई की जाती है। बीज बोने से पहले क्या किसी तरह के बीज को उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है? जी, वो तो बिल्कुल है कि हमको किसी भी बीज को, चाहे यही श्री अन्य नहीं कोई और भी अन्य फसलें हैं, हमें बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, क्योंकि कई तरह के रोग और कीट जो भूमि में होते हैं वो जैसे ही बीज उनके संपर्क में आता है तो उनका आक्रमण हो जाता है बीज पे, तो वो ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए बीज को बोने से पूर्व इसको मतलब 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए और उसके अंदर 40 से 50 ml देसी गाय का कच्चा दूध उसमें डाल देना चाहिए। तो और उसके बाद इनको भिगोने के 6 घंटे भिगोने के बाद इनको बाहर निकाल कर और इनको छाया में सुखाकर और उससे जैविक रूप में इसकी बुआई की जाती है। यदि हम रासायनिक उनकी बात करें इनकी बीज उपचार की, तो उसके लिए हमारे पास कार्बनडाजिम है, सेरेसान है, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उनको उपचारित करके बोना चाहिए। मतलब भिगो करके पहले इसे जैविक विधि से तैयार किया जा सकता है। कितनी गहरी बुआई करनी चाहिए इसकी?
इसकी बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो इसके 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक करना चाहिए, क्योंकि बीज बहुत इसका छोटा है जी। तो ज़्यादा गहरा बोएंगे तो वो ऊपर आने में आ नहीं पाएगा और समय भी काफ़ी लेगा। कई हो सकता है कई बीजों का अंकुरण नहीं हो पाए, तो इसको ज़्यादा गहरा नहीं बोया जाता। इसमें एक बार बुआई होने के बाद यदि हम खरपतवार नियंत्रण करना चाहें तो कैसे इसकी विधि होगी, क्या क्रांतिक अवस्था है इसकी, ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहिए। क्योंकि बारिश की ये खरीफ ऋतु की फसल है, तो उस समय में काफ़ी प्रकार के खरपतवार खेत में उगाते हैं जो हमारी मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो जब हमारी फसल 30 से 32 दिन की हो जाए उस समय हमें मैन्युअली हाथ से उसको खुरपी चला के ऐसे खरपतवारों को हम निकाल सकते हैं। उसके बाद 50 दिन पे हमें दूसरी बार निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन यदि मतलब मानवीय रूप से यदि ये संभव नहीं है, यदि हम व्यापक स्तर पर खेती कर रहे हैं वहाँ पे ये संभव नहीं, क्योंकि आजकल मजदूर बहुत महंगे हो गए, मजदूरी खूब लग जाती है, तो हमारी उत्पादन लागत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कई बार मौसम साथ नहीं देता, तो हमें ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमें रासायनिक उस पे जाना पड़ता है खरपतवार के नियंत्रण पे। तो वहाँ पे हमें आइसोप्रोट्यूरॉन आधा किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 750 लीटर पानी में घोलकर और बुआई के 12 से 24 घंटे के अंदर छिड़काव कर देंगे हम, तो जो खरपतवार निकलेंगे वो नष्ट हो जाते हैं 12 से 24 घंटे बुआई के बाद। इसके अलावा भी कोई क्रांतिक अवस्था इसकी है जिसमें खरपतवार नियंत्रण किया जा सके, चाहे हाथ से चाहे रासायनिक विधि से? जी देखिए, जो खरपतवार है वो फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वहीं पे वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए। तो जैसे मैंने बताया, जब फसल हमारी 30 से 32 दिन की हो जाए उस अवस्था पे हमें पहली निंदाई करनी चाहिए। उसके यदि आवश्यकता महसूस होती है तो हम 50 से 55 दिन की अवस्था पे जब फसल हो गई है हमारी, वहाँ पे भी हम इसकी वो खरपतवार की निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किस तरह के रासायनिक वो हैं, और दूसरा किसी तरह के कीट भी व्याधि होती है इसमें? जी, जैसे खरपतवार का तो मैंने निंदानाशी का आइसोप्रोट्यूरॉन का बता ही चुका हूँ मैं। बाकी जैसे हम देखें तो ये जो सीरियन फसलें हैं इनमें वैसे तो अमूमन बहुत कम कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे कीट हैं जैसे शूट बोरर, तना छेदक है, और लीफ वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है, लीफ हॉपर्स है। इस तरह की जो कीट है जो रस चूसते हैं, वो कीट इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमें किसी भी तरह का संपर्क कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे ये कीटों से हम नियंत्रण कर सकते हैं। और जहाँ तक व्याधियों की बीमारियों की बात है तो इसके अंदर एक तो ब्लास्ट लगता है, स्मट लगता है, अर्गट लगता है, और इस तरह की डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह की बीमारियाँ लगती है। तो उनके उपचार के लिए हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए पहले बीज के साथ ही। और यदि उसके बाद उपरांत भी यदि इन बीमारियों का आक्रमण या प्रकोप हो जाता है हमारी खड़ी फसल में, तो हमें रिडोमिल आता है, रिडोमिल 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से हम उनका छिड़काव कर सकते हैं। या मैंकोजेब और आती है, मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका घोल बनाकर हमें इनका छिड़काव करना चाहिए। और एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव के बीच में 15 से 20 दिन का अंतराल रखना चाहिए। कांगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट की हम बात कर रहे हैं, ये जितनी भी बातें आपने बताई हैं ये किसानों के परिप्रेक्ष्य में बताई हैं, लेकिन इसका प्रसंस्करण करके बाजार मूल्य कैसे ज़्यादा किया जाए और थाली तक इसे कैसे पहुंचाया जाए, इसमें क्या चुनौतियां सबसे ज़्यादा बड़ी मानते हैं आप? और यदि कोई इसे ग्रहण करना चाहे तो किस तरह से इसे अपने भोजन में शामिल करें? देखिए, आज जो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद जो FAO ने, विश्व खाद्य संगठन ने, और जो UNO ने जिस तरह से हमारे देश की जो पारंपरिक श्री अन्न फसलें थी उनको महत्व दिया, और जिस तरह से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा जो G20 यहाँ पे सबमिट कराई गई, और जो जिनमें हमारे विश्व के काफ़ी देशों के जो उसमें प्रतिनिधि आए और उनको सिर्फ मिलेट्स का ही व्यंजन परोसे गए, और तो इससे हमारा एक बाजारीकरण शुरू हुआ। आज हमारे एक विदेशों में
इनकी मांग बढ़ी है। विदेशों में नहीं, हमारे देश के अंदर आज मिलेट्स काफ़ी मतलब इनका मांग है और काफ़ी इनकी मतलब बाज़ार में मतलब रेट बढ़ गई है। आज आप यदि हम देखें तो आज आप मिलेट्स को पहले जहाँ कई गरीबों का या निंदकों का या मतलब इस तरह के लोगों का भोजन माना जाता था जो, लेकिन आज मिलेट्स अमीरों का भोजन हो गया है। तो मिलेट्स की जब हम बात करते हैं तो मिलेट्स में जैसे मैंने बताया तो ये ग्लूटीन फ्री हैं, तो ग्लूटीन नहीं होने से भोजन में वो लसलसापन नहीं आ पाता है। तो इसको कई बार कुछ थोड़े दूसरे फसलों के आटे के साथ मिलाकर और इनका किया जाता है। लेकिन हम इसका कांगनी का हम रोटी बना सकते हैं, भात बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, इडली, डोसा, उपमा, जो साउथ के अंदर जो इस तरह के जो व्यंजन हैं उनमें सब इनसे कांगनी से तैयार हो जाते हैं। और बाज़ार के अंदर डिफरेंट जो विभिन्न प्रकार के जो बिस्कुट्स हैं और जो इस तरह के कन्फेक्शनरी और बेकरी आइटम्स हैं वो हम आज बाज़ार में कांगनी के उपलब्ध हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कांगनी से नहीं बना पाए। थोड़ी फिलहाल शुरू में मेहनत लग सकती है, तरीका आपको अपना क्रैक करना पड़ सकता है, लेकिन इसे खाने में कोई समस्या नहीं है। बल्कि यदि हम देखें तो पौष्टिक इतना है कि इसकी वजह से जो फ़ायदे आपको होंगे ये मेहनत आपको कम लगेगी। हाँ, जैसे मैंने बताया इसके अंदर इसको छोटा चावल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जैसे चावल के अंदर आप देखेंगे तो प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन इसके अंदर 12 ग्राम तक प्रोटीन है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रोटीन और दूसरा इसकी ये एक ऐसा श्री अन्न है जो सुगंधित है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया चावल में जिस तरह से सुगंध आती है तो इसमें भी सुगंध आती है। ये सुपाच्य है और ये पौष्टिक है और ये सुगंधित है। तो इसकी हम मतलब, और जैसे मैंने कई तरह बताया इसकी कई बीमारियों में और कई हमारे जो शारीरिक विकार हैं उनके लिए उनके जब इस तरह के जब हमारे मतलब जो भी नागरिक हैं या हमारे व्यक्ति हैं या मानव है जो इनसे ग्रसित हो जाता है तो डॉक्टर इनको इन्हीं के आहार की विशेष तौर पर सलाह देता है। बिल्कुल। G20 समिट जो हो रही है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत में विभिन्न देशों के राजनयिक आते हैं, विभिन्न शहरों में इसके सम्मेलन भी हो रहे हैं। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, समाचारों में देखते होंगे। तो किसान भाइयों के लिए तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर मिलेट्स के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। तो यदि सब जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ तो मिलेट्स की मांग भी बढ़ेगी और बाज़ार में आपको उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। इसलिए समय रहते यदि हम मिलेट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो हमारे लिए ये फ़ायदे का सौदा है। और यदि हम उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो कांगनी के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर RC आसवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।